बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। और बहस व तकरार में आज मेरे साथ मौजूद हैं अगेन मौज अहमद गिलानी, मरियम और मैं सैयद ज़िल्ले हुसैन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हम तीनों की जानिब से तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल आप दोनों ठीक ठाक हैं जी? जबरदस्त हैं। मौज बताएं। आप दोनों से पूछ रहा हूँ यार, आप दोनों क्या मौज बताएं। चिल हो जाते हैं? मौज बताएं। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इमेजिनेशन जरूर वाली है लेकिन सिचुएशन हेल्फायर वाली है, क्योंकि हम पाकिस्तान में, हमारे बहुत गर्मी चल रही है पूरे पाकिस्तान में। 45 डिग्री इज नॉर्मल, और उसके बाद व्हीकल्स और जितनी भी पोल्यूशन है उसका अलग। आप के मुझे तो लगता है कि एसी भी कोई इतने अच्छे काम नहीं करेंगे इस तरह की सिचुएशन में, और कर भी नहीं रहे। तो आप दिन में 2-2 दफा भी नहाएं तो वो भी कम है। मौज एग्री करेंगे। तो पहले तो सबसे पहले हम अभी शॉर्ट में हमारी गर्मी खत्म नहीं होती ऐसी ऐसी है। अच्छा, बाय द वे मैंने सुना लोड शेडिंग भी हो रही है। गर्मी पड़ जी, लोड शेडिंग भी हो रही है बहुत ज्यादा। लेकिन फिर वो ये है कि ज्यादा नहीं है, कुछ लोग बता रहे हैं कि पूरी पूरी रात भी उनकी लाइट नहीं होती है ऐसी सिचुएशन में। ऐसे भी मुझे कुछ लोगों ने बताया, तो मेरे लिए तो वो शॉकिंग था। मैंने तो सिर्फ एक दिन जी। और मौज फिर वो जो सोलर इक्लिप्स हुआ है, मैं तो मुझे मेरी इमेजिनेशन में था कि पूरी रात हो जाएगी। वो कह रहे थे जनूबी इलाकों में रात होगी, बट आई वाज लाइक कि कुछ ना कुछ तो हमें ऑब्जर्व करने का मौका मिलेगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। नमाज़े कसूफ पढ़ ली, तौबा इस्तगफार कर ली, सोलर इक्लिप्स नहीं नजर आया। यार आप दोनों बहुत ज्यादा मुसलमान हैं। वही बात है, जो काम कर रहे होते हैं ना वो नहीं मैं कह रहा हूँ ये जो है ना, ये जो लोग काम कर रहे होते हैं ना, उनको ऐसी चीजों की इतनी परवाह नहीं होती। जो वेले होते हैं वो बेचारे नमाज़ें पढ़ते रहते हैं। नहीं हम वेले नहीं हैं, हम भी काम करते हैं, ऐसी बात नहीं। अच्छा चलो चले, हम आते हैं जनाबे अली आज के जो टॉपिक्स हैं उनकी तरफ। मैंने सुना है पाकिस्तान में बड़े कोई मुके चल रहे हैं भाई, क्या चल रहा है पाकिस्तान में? लोग एक दूसरे को मार मोर रहे हैं, लगता है गर्मी का असर उन पे भी हो गया। गर्मी का असर सर ऐसा है, वैसे मैं कहता हूँ मजा आ गया। वैसे बीगा अगर मेल में बात करूँ, सॉरी हाँ जी, मैं बिल्कुल फिरदौस नहीं मुझे लगता है आप मिली तो मुझे इंतहाई बुरी लगती। मैं मिली हूँ, आपको बहुत अच्छी लगती है कि मैं पीटीआई में। I just saw her in a function. I didn't manage to go and meet her in person to have a मुक्का or anything like that. वो क्यों मारेंगी, लेकिन वैसी बात की। जी नहीं, जब ये इवन डैड पीपल्स पार्टी में थी ना, तो मुझे अगर कोई सबसे ज्यादा बुरी लगती थी तो यही लगती थी, ठीक है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब से ये पीटीआई में आई है तो मुझे लगता है कि पीटीआई का कोई स्टैंडर्ड नहीं रहा, सीधी सी बात है, ठीक है। आई एम अ डाई हार्ड फैन ऑफ इमरान खान पीटीआई। मैंने इतनी पोस्टें की थी कि मुझे फेसबुक ने ब्लॉक कर दिया था। मैंने इतने एसएमएस किए थे इमरान खान की सपोर्ट में कि मेरी सिम बंद हो गई थी 2013 में। बट द थिंग इज दैट कि जब से फिरदौस आपा आई हैं, उनको मतलब शी इज नॉट अ गुड वुमन। मैं नहीं इसको मान सकता कि वो है, और कोई उसने गलत बात नहीं की। वो जो 7 शख्स हैं उन्होंने कोई गलत बात नहीं की। देखें, आपके पास जो है ना, वो सियाने क्या कहते हैं कि आप जो है वो पैसों से सब कुछ बदल सकते हैं, स्वाय अपना पास्ट नहीं बदल सकते। तो जो आपका पास्ट है उसको आपको फेस करना ही पड़ता है हर सूरत में, जो है, ठीक है। तो आपने कोई गलत की है तो आप माने ना, फिर आप आगे से हाथापाई कर रही हैं। जस्ट सस्ती शोहरत जिसे कह सकते हैं, या जो पब्लिसिटी गेन करने के लिए चुप करके बैठे होते। और जावेद चौधरी साहब को तो देख के मुझे ऐसे लग रहा था वो क्या कहते हैं, वो मैच में वो एक बंदा नहीं आया था जिसमें मीम्स बने थे, ऐसे करके खड़ा हुआ। मुझे वो उस जैसी लुक सारी थी बेचारे की। मेरी भी कोई सुन ले यार। उनको फुफ्फी से तशबीह किया गया था, जो फसाद डलाने के बाद ये क्या हो रहा है। हाँ, वो बेचारा आखिर में सोच रहा कि यार हुआ क्या है। बिल्कुल फुप्पो आफ्टर आग लगाने के बाद वैसे मैंने सुना है फुप्पो आग लगाने के बाद। अच्छा, बाय द वे, जिन लोगों को शायद नहीं अंदाजा इनकी कहानियां, ये क्योंकि डॉक्टर है माशाल्लाह से, और मैंने सुना है ये हॉस्पिटल में एज एन एमएस डीएमएस ये ओहदे रख चुकी हैं। एंड शी वाज वेरी फेमस फॉर हर मुक्काज ओवर देयर एज वेल। तो ये इंतहाई हद छुट खातून थी।
ये कोई आज की बदतमीज नहीं है, ये माशाल्लाह से हमेशा से बदतमीज है। मुझे तो इनके घर वालों पे होता है कि वो बेचारे इनके सामने कैसे हाथ बांधे खड़े रहते होंगे। मैंने सुना है कि ये पहलवानों के खानदान से ताल्लुक रखती हैं, और एक दफा एक वीडियो में उन्होंने कराटे के कट भी किया हुआ है। शी कैन इवन राइड अ कॉप बाइक। वो वीडियो मेरे पास शायद पड़ी हो, वो अगर आपको चाहिए तो मैं इस टाइम वो शेयर की जा सकती है, वो अगर ढूंढनी पड़ेगी। वो उसके ऊपर मैंने मीम भी एक बनाया था ना कि वो बाद में हक करती है अपनी एक दोस्त के साथ, ऐसे ही है। वही वाली वीडियो की बात कर रहे हो ना आप मरियम, जिसमें स्लैब स्टोरी थी। हाँ जी, वही बात। हाँ, उसमें बड़ा मैंने एक मीम भी बनाया था कि वो नीचे जो थी ना स्लाइड्स, उसमें मैंने लिखा था मेरा दिल, ऊपर लिखा था मेरी एक्स, ठीक है, और वो जब ऐसे मारती है ना तो यानी मेरा दिल टूटते हुए, ठीक है ना, तो बड़ा उसमें मीम्स बनाए थे, ये बड़ा मजेदार था, जिसे कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो बल्कि किसी ने एक वीडियो जो थी वो शेयर भी की हुई थी कि फिरदौस आपा वो जो मुक्काबाजी कर रही थी ना किसी उसमें बॉक्सिंग ग्लव्स बॉक्सिंग बैग के ऊपर, तो किसी ने कहा था फिरदौस आपा इज गेटिंग रेडी फॉर द नेक्स्ट प्रोग्राम। तो ये तो उनका खैर एक वतीरा है, लेकिन असल चीज देखो यार, ये हमारे माशरे में ना एक चीज बड़ा प्रॉब्लम है कि औरत जो है ना, अब आप ये देखें तो कि पीटीआई के जितने ट्रॉल्स नुमा सहाफी हैं वो शुरू हो गए थे फिरदौस आपा की उसके अंदर हमायत के अंदर, बिना ये देखे कि फिरदौस साहिबा जो हैं उनकी गलती थी नहीं थी, असल में रीजंस क्या थे एंड ऑल दैट। अभी अगर आप ये देखें कि मोहतरमा जो हैं वो फरमाती हैं कि जी कादर मंदो खेल जिनको उन्होंने मुक्का मारा, जो पीपल्स पार्टी के रिसेंटली इलेक्टेड एमएनए हैं, वो कहते हैं ना सर मुंडाते ही ओले पड़े, मेरे जैसों के लिए होता है, तो वो कहते हैं एमएनए बनते ही मुक्के पड़े। तो मोहतरमा के साथ मोहतरम के साथ ये प्रॉब्लम हुआ। वो एमएनए अभी रिसेंटली बने हैं और उन्होंने बेशक के ये कहा, वो आगे से कह रही हैं जी कि क्योंकि इसने मेरे बाप को गाली दी थी, दैट्स व्हाई आई कॉल्ड हिम कुत्ते का बच्चा। तो लेकिन अभी तक कोई वीडियो ऐसी सामने नहीं आई कि जिसमें ये देखा जा सके कि उसने कोई ऐसी बात की है, बल्कि वो सिर्फ हाथ झटक रहा है। तो लेकिन ये हमारे यहाँ एक मसला आ गया कि औरत जो है ना वो औरत होने का फायदा उठा लेती है बाजू का। आई एम अ फेमिनिस्ट। अच्छा, उसमें उन्होंने दिखाया था कि उनकी लेडी आई थी उनको रोकने के लिए, जो कि उनकी कोई टीम बैकग्राउंड में जो भी उनकी टीम होती है वो आई और उन्होंने उनको रोका है टू स्टॉप, वरना शी माइट है उनको पकड़ के लिटा के मुक्के मारने थे प्रॉपर। मतलब आप देखें ना दिल भाई की, मतलब ये जो गाली है ना, स्पेशली इसके हवाले से अगर थोड़ी सी बात की जाए तो हमारे माशरे में आप देखें कि बहुत सारे मर्द हजरात, इवन डैड, जो रूटीन में भी गालियां दे रहे होते हैं ना, जिनकी जुबान पे वो टिपिकल किस्म की गाली चढ़ी होती है, वो भी औरतों को देख के ना स्पेशली या घर पहुंचते वो कभी गाली नहीं देंगे, ठीक है, या इवन डैड कोई औरत भी उनके साथ बदतमीजी कर जाएगी ना तो वो कहेंगे नहीं यार तू बीबी मैं हूं तनु की कमा, यूजली इस तरह की बात वो कर जाएंगे, ठीक है। तो हमारे माशरे में आज भी मर्द को फिर भी मैं समझ सकता हूँ इतना ख्याल है कि वो पब्लिकली कहाँ पे गाली देनी और कहाँ पे नहीं देनी। बहुत ही कोई मर्द होते हैं जो यानी पब्लिकली किसी औरत के सामने भी गाली दे दें, बट नेचुरली मेरा ही ऑब्जर्वेशन यही है कि बहुत सारे जो मैंने देखा है बाहर कॉमनली गाली भी दे रहे होंगे, वो घरों में बहुत सिमटे हुए रहते हैं कि यार माजी है, माजी के सामने नहीं इस तरह की बात करनी, मिसिज है, बीवी है, बहन है, ठीक है। तो इस तरह की जो हरकत है, टू बी वेरी, मैं खुद फिर अगेन कहूंगा पीटीए का बड़ा एक फैन हूँ, बट इस तरह की अगर रही बातें तो कुछ भी नहीं है, कोई फायदा नहीं है। फिर डैड तो थिंक हम भी एक लकीर के फकीर चल पड़े ना, तो वो नहीं होना चाहिए जिसे कह सकते हैं, और इस पे एक्शन होना चाहिए था। और हम जो यूथी हैं वो लगातार लगे हुए हैं कि जी सही किया है, ये किया है, वो किया है, नथिंग। देखिए कादिर मंदो खेल को मेरा ख्याल से कादिर मंदो खेल को वहां से चले जाना चाहिए था, उसको उठ के चले जाना चाहिए था, उसको वहां पे बैठना ही नहीं चाहिए था। बट दैट्स माय ओपिनियन, आई डोंट नो व्हाट वाज द सिचुएशन ओवर देयर, लेकिन जब वो मोहतरमा थोड़ा सा वो हुई थी तो उनको चाहिए था कि वो उसी वक्त उठ के चले जाते। बाकी मोहतरमा को भी अगर उसने गाली दी थी, अगर दी है, जो कि अभी तक प्रूवन तो नहीं है, तो मेरा ख्याल से गलत काम किया है। लेकिन जो लोग कादिर मंदो खेल को पर्सनली जानते हैं, जो उसके साथ उसके इलेक्शन कैंपेन में काम करते रहे, मेरी उनसे भी बात हुई थी इस बारे में, और उनका कहना यह है कि ये बड़ा जिसको कहते हैं ना हिसाब किताब वाला आदमी है, ये ऐसे उठ के गाली गलूच नहीं करता, बल्कि गाली गलूच को नापसंद करने वाले लोगों में से है। पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट, मुझे आप टिकट देना। अच्छा, और मजे की, अच्छा आप परेशान हो जाएंगे। देखें यही मुकाबले में तो नहीं खड़ा होना।
किसमें? मैंने कहा शेख रशीद के मुकाबले में तो नहीं खड़ा होना आपने, या हनीफ जो था उसकी जगह पे आप आना चाह रही हैं पिंडी से? नहीं, मरियम जो है ना, ये जाएंगी गेट नंबर 4, पहले वहां से एनओसी लेंगी और उसके बाद ये हमें दोबारा जो है ना, ये मेरा ख्याल से मरियम जो है वो फ्रीज हो गई है, तो मे बी शी विल ज्वाइन अस अगेन। तो एनीवेज, असल चीज ये है जनाब, मरियम जो है ना वो गेट नंबर 4 से पहले इजाजतनामा लेंगी, उसके बाद जो है उनको होगा वो इजाजत मिलेगी। पिंडी में इलेक्शन लड़ना आसान काम नहीं है। तो खैर, ये हमें सोचने की सर जी जरूरत है कि हम किस तरीके से चीजों को लेकर चलते हैं अपने माशरे में। हमारे माशरती इक़्तिदार नहीं है जिनकी बुनियाद के ऊपर हम इस तरह से काम करते हैं, और हमें अपने अतराफ में मर्द ख़वातीन दोनों की इज्जत, बराबरी जब हम कहते हैं तो दोनों की इज्जत जरूरी है। और सियासत में इल्जामात, और वो भी झूठे इल्जामात जो हैं, उनसे गुरेज करने की जरूरत है। खैर, हम अगले टॉपिक के ऊपर चलते हैं जनाब, और वो है बहरिया टाउन कराची। बहरिया टाउन कराची में बड़े जिसको कहते हैं ना कि मसले मसाइल पैदा हुए हैं, और ये मरियम ने हमें दोबारा ज्वाइन कर लिया जनाब। आई थिंक मरियम जो है ना, उनके सामने हम जब बात करने लगे थे फौजियों के खिलाफ, तो वो फिर हमें एकदम से उन्होंने कह दिया कि भाई आप जाएं, मैं तुम्हें नहीं जानती। नहीं, ऐसे नहीं हुआ, जवाब दिया गया ना, ऐसे नहीं हुआ। हमारी लोड शेडिंग हो गई है, यूपीएस का भी इशू है, और बाहर इस वक्त तूफान आया हुआ है। तो अब लेट मी अरेंज सम लाइट्स, उसके बाद ज्वाइन करते हैं। ठीक है, चले आप ज्वाइन करें, हम नेक्स्ट टॉपिक्स की तरफ चलते हैं। ठीक है, डन हो गया जी। अच्छा, तो जनाब बहरिया टाउन कराची के बारे में आपने मौज सुना होगा डेफिनेटली। जी जी बिल्कुल, मैं बहरिया टाउन में अभी भी स्टिल बैठा हुआ हूँ, मेरी ब्रांच भी बहरिया टाउन में है, और ये जितने लोगों का नुकसान हुआ वो सारे ही मेरे जानने वाले हैं ऑलमोस्ट, इसे कह सकते हैं। ठीक है, बट द थिंग इज दैट के जितनी अभी तक हमें यहाँ पे बातें पता लगी हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जो भी यानी क्लाइंट्स थे वो सारे पिछले 5-6 सालों से मैं बहरिया टाउन में ही हूँ, लाहौर में। ठीक है, और यानी जो कराची के भी सारे दोस्त अब भी थे यानी जाने वाले, वो प्री प्लान जो अभी तक हमें बातें पता लगी हैं कि ये सारा प्री प्लान था। कमर्शियल को डाउन करना था इन्होंने, जस्ट जिसे कह सकते हैं 1.5-2 करोड़ रुपया एक कमर्शियल डाउन हो गया है। ठीक है, इतने बंदे एक दिन में वो कहां से आ गए, कुछ भी नहीं। रेंजर्स का साथ ही हेडक्वार्टर है, वहां से कुछ नहीं आया, सबको पता था। और प्री प्लान था कि जनाब सिर्फ आपने कमर्शियल को हिट करना है, सारे जितने प्लाजे तोड़े गए हैं वो 90% इंश्योर्ड थे। ठीक है, कोई प्रॉपर नुकसान नहीं हुआ। हाँ, कुछ यानी जारी सी बात है, एक बड़े ऑफिस के साथ 10 छोटे ऑफिस ऐसे थे जो जद में आ गए। ठीक है, जो बस शो भी करना होता है कि हाँ जी इसका भी नुकसान हुआ है। ठीक है, अदरवाइज मेजर जितने मेन पे तोड़े हैं, आप देखें कि कोई एक भी जो है वो रिहायशी एरिया की तरफ जाना गया नहीं आदमी। ठीक है, और 1500 से 2000 आदमी एक दिन में कहां से आ सकते हैं सर, इतने विदाउट एनी कॉल, विदाउट, और वो अजीब किस्म के झंडे पकड़े हुए हैं उन्होंने, जस्ट कुछ भी नहीं। बहरिया टाउन को इजाजत मिल गई थी उसी दिन दोबारा वो नहीं सारी यानी करने की। और अजीब, यानी आपका क्या इसमें राय है, आप क्या देखिए, बहरिया टाउन जो है ना, बहरिया टाउन जो है उसका एक प्रॉब्लम ये है कि बहरिया टाउन के जो मालिक हैं जनाब हजरत मलिक रियाज रहमतुल्लाह अलैह, उनकी दोस्ती हर किसी के साथ, वो हर किसी को साथ लेकर चलने वाले, हर किसी को खुश रखने वाले इंसान है। इस वक्त हम जानते हैं कि जो सिंध की कौम परस्त जमातें हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने इसके ऊपर हमला किया है, राइट। और ऐसा कैसे हो सकता है कि मलिक रियाज साहब बाकी सबको खुश रख रहे हैं और कौम परस्त जमातों के लीडर्स को खुश नहीं रख रहे? ये चीज जरूर मौजूद है कि जो कौम परस्त जमातें हैं उनका एक सिलसिला जो है वो मौजूद है वहां पे, वो अपना उनके तहरीकें भी चलती हैं, उनका सारा कुछ चलता है, लेकिन साथ में बहरिया टाउन कराची वहां पे लोगों की जमीनों पे नाजायज कब्जा भी कर रहा था। नाजायज कब्जे से मुराद ये है कि कम पैसों में, और ये सिर्फ कराची का नहीं मसला, अनफॉर्चुनेटली ये प्रॉब्लम पिंडी में भी है, ये प्रॉब्लम लाहौर में भी है, या जहां जहां बहरिया टाउन मौजूद है। बहरिया टाउन बहुत ही सस्ते दामों पे जमीनें खरीदता है और उसके बाद उसके ऊपर ठीक ठाक पैसा कमाता है। अब उनका ये मेरा ख्याल से कहना है कि यार हम सस्ते दामों इसलिए खरीदते हैं या लोगों की जमीनों बहुत कम पैसे इसलिए देते हैं क्योंकि वो डेवलप नहीं होती हैं। जब हम डेवलप करते हैं और उस पर बैरियर टाउन का एक ठप्पा ही लग जाता है,
तो मेरे ख्याल से 40-50 लाख कीमत तो ऐसी बन जाती है उसकी जमीन की जिसपे बैरियर टाउन का ठप्पा लगा है। तो इसके अंदर मेरा ख्याल से थोड़ा सा पॉलिटिकल इश्यूज भी मौजूद हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं। देखिए उसमें यह कि इतने ज्यादा एहतजाज भी हो रहे थे, नो डाउट लाहौर में भी हो रहे हैं, कराची में तो बहुत ज्यादा हो रहे थे, ठीक है। मुझे इतना ज्यादा नॉलेज तो नहीं है, लेकिन जो स्पोर्ट सिटी कराची था या प्रिज्म था एरिया, वो टोटली आया किताबों में और बिक गया, मल्टीपल टाइम्स बिका, नेगेटिव में आए, फिर अपने ये सारी चीजें हमने अपने सामने देखी हैं, क्योंकि जारी बात है बैंकिंग ट्रांजेक्शन होती रहती है, मेरा ताल्लुक बैंक से, क्योंकि तो पता लग जाता था कि जी प्रिज्म में दोबारा से तेजी आ गई है, स्पोर्ट सिटी कराची में दोबारा से तेजी आ गई है जी, दोबारा माइनस में चली गई हैं, आज प्लस में चली गई हैं। तो ये चीजें जो थी कि वो चलती होंगी, ठीक है। अचानक से वो प्रोजेक्ट्स बंद हो गए, जो स्पोर्ट सिटी कराची मुझे पता लगा था वो तो बिल्कुल बंद हो गया, प्रिज्म भी जो था वो भी टोटली बंद हो गया जिसे कह सकते हैं, और लोगों की रिकवरेज नहीं हो रही थी, जिसमें आपको वो याद होगा कि वो एक हमारे जो वो हैं ब्लॉगर ही हैं, क्या नाम है उनका, वो गाड़ी वाले हैं, नाम पिछले दिनों अपनी उन्होंने एक वीडियो बनाई लाहौर से, वो इलामा इकबाल टाउन में रहते हैं, अपनी वो इरफान इफ्ती, सॉरी इफ्तिखार इफ्ती, ठीक है। उन्होंने भी अपनी पूरी वीडियो बनाई कि जी मेरा भी प्लॉट था और मुझे पैसे नहीं मिले। अच्छा, उस एक आदमी को तो एक दिन के अंदर अंदर जी प्लॉट मिल गया, लेकिन इस जैसे 10,000 आदमी जो हमारे पास यहाँ आते हैं, तो खुद बैंकिंग सेक्टर में हूँ, मेरे पास डेली बेसिस पे रिफंड नाम का एक अकाउंट है इनका जिसके चेक्स आते हैं, और वो 15-15, 20-20 दफा रिटर्न हो चुके हैं, और लोग इंतहाई परेशान है बेचारे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। और जारी बात है कि अब मैं एक शरीफ आदमी हूँ, मेरा अगर 2 करोड़ रुपए फंस गया है तो मैं खुद तो सामने नहीं आऊंगा, क्योंकि मेरी फैमिली है, लेकिन मैं 10 ऐसे बंदों को कहूंगा कि यार तुम आगे तोड़ फोड़ कर दो। हाँ, तो मैं 10 ऐसे बंदों को कहूंगा कि यार तुम आगे आओ, तोड़ फोड़ कर दो, ये पकड़ो 50,000, ठीक है, लाख रुपए पकड़ो यार, तुमने सिर्फ ये करना, जाके 4 लाइटें तोड़ देनी, ठीक है। The thing is that, तो वो ये भी पॉसिबिलिटी आपकी बिल्कुल बात ठीक है कि ऐसा भी हुआ है, बिल्कुल ऐसी बात है ये यार। इसमें जो बात है ना, बात ये है कि मेरे ख्याल से थोड़ा सा रेगुलेशंस को देखने की जरूरत है। जिस तरह एज एन एग्जांपल मलिक रियाज साहब के ऊपर एक बहुत बड़ा इल्जाम था, बहुत बड़े मसाइल थे इनके कि इन्होंने लोगों के पैसे खाए हुए हैं, फलान फलान फलान। तो अदालत ने इनके ऊपर पहले आई थिंक 1,000 अरब जुर्माना किया था, उसके बाद फिर उन्होंने 50% काट के 500 अरब कर दिया। तो ये चीजें भी मौजूद हैं कि लोगों को किस तरीके से ये अदालतें, हाँ जी, 1400 अरब से 500 अरब पे आया था। तो हालांकि मलिक रियाज साहब के लिए 1400 अरब भी कोई बड़ी बात नहीं है, वो यूं चुटकी बजाने में दे सकते हैं। लेकिन जो असल चीज है देखो वो ये है कि ये जो अदालतें हैं ये किस तरह से रिलीफ देती हैं, ये इदारे कैसे रिलीफ देते हैं। अब इनको इंग्लैंड के अंदर इनके ऊपर मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम बना था, इनके ऊपर केस बना था, वो भी अब मुझे एग्जैक्टली डिटेल्स इस वक्त पूरी मेरे सामने मौजूद नहीं है। और वहां से इनको रिलीफ मलेर कैंट की जमीन थी, मलीर कैंट की, बिल्कुल हाँ बिल्कुल, मलेर कैंट की जितनी सारी जमीन थी वो मलेर कैंट की थी, जो 2007 में इन्होंने परचेज की थी, ठीक है। और 2007 के बाद जो वो पेमेंट्स थी, बैलेंस पेमेंट्स, वो इन्होंने 2013 में की, सेम कॉन्ट्रैक्ट पे, सेम आईडी पे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बोलूंगा तो मैम भी शायद गुस्सा कर दें, ये जो केस इतना ज्यादा डिले हुआ और इसमें जो इतनी ज्यादा इनको छूट मिली है, यानी 1400 अरब कहाँ और 382 अरब का या 378 अरब का टोटल हुआ है, क्योंकि मलिक रियाज साहब के वकील ने कहा कि जनाब आप हमें तो इतना जुर्माना कर रहे हैं, तो डीएचए जो है उन्होंने भी सेम कॉन्ट्रैक्ट किए थे, उनके ऊपर भी बात करें, ठीक है। तो जो चीफ जस्टिस साहब थे उन्होंने कहा जी ठीक है जी, डीएचए की भी फाइलें वो आके चेक कर लेते हैं, बस वहां से फिर केस डिले हुआ, जो हमें भी सुनाई बातें हैं, यानी जो अंदर खाते में पता लगी, पता नहीं। मलिक रियाज साहब की जितनी टॉप मैनेजमेंट है वो सारे क्या जर्नैल नहीं है? जो जर्नैल रिटायर्ड होता है, जो ब्यूरोक्रेट रिटायर्ड होता है, वो मलिक रियाज साहब का एम्प्लॉई हो जाता है, यानी अक्सरियत की बात कर रहा हूँ। तो आप अगर जनरल हैं तो आप बैरियर टाउन में आपकी सीट पक्की है, ये तो फैक्ट है। पर मैंने तो सुना है कि डीएचए का ये सीन है, वो डीएचए तक महदूद रहते हैं, और जो बैरियर टाउन है इट्स मोर अंडर सिविल, जागीरदार, जिम्मेदार, बिजनेस। नहीं, आपने ये, मैं आपको वही अर्ज कह रहा हूँ, बैरियर टाउन में जो टॉप लेवल के एम्प्लॉइज हैं, जो यूं कह लें खासी बड़ी हद तक डिसीजन मेकर्स हैं, उनमें से अक्सरियत जनरल्स की है। काफी जनरल्स जो हैं वो मलिक रियाज साहब के पर्सनल एम्प्लॉइज हैं, आप यूं कह लें। और डीएचए और बैरियर टाउन, बाय द वे, दे आर इन हैंड, दे आर वेरी मच क्लोज पार्टनर्स विद ईच अदर।
ये जो भी आपने बात की है कि ये मिलके काम करते हैं और इनकी बहुत सारी स्कीम्स इकट्ठी बनती हैं। बैरियर टाउन इज वन ऑफ द बिगर कॉन्ट्रैक्टर्स ऑफ DHA एज वेल बाय द वे। बैरियर टाउन उनके लिए घर बनाता है, उनके लिए नक्शे बनाता है और ये सारा कुछ भी करता है। तो दे आर हैंड इन हैंड विद ईच अदर। ऐसा नहीं है कि ये दोनों एक ही जैसे लोग हैं। वैसे बाकी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उन्होंने भी पैसा खा के अपना काम करना होता है, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे वो PTI है, चाहे नून लीग है। इन तीनों का मलिक रियाज साहब के साथ काम मुका हुआ है। इससे पहले मुशर्रफ साहब थे, उनके दौर में भी यही सब कुछ सिलसिला था। तो ये सारे के सारे बड़ी पार्टीज, छोटी पार्टीज, ये सारे के सारे मलिक रियाज साहब के यूं कह लें एहसानों तले दबे हुए हैं। विच इज द रीजन कि मलिक रियाज साहब जहां जाते हैं कब्जा कर लेते हैं, कोई पकड़ने वाला नहीं होता। और पिंडी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम इनके साथ ये था कि इनके मुखालिफ में था चौधरी निसार। आई डोंट लाइक चौधरी निसार एट ऑल, लेकिन मैं मलिक रियाज को चौधरी निसार से बेहतर समझता हूं। लेकिन उन दोनों का भी आपस में ये झगड़ा था कि चौधरी निसार की जमीनें जो थी उन पे कब्जा हो रहा था या उसके लोगों की जमीनों पे कब्जा हो रहा था और वहां से इसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है उस पर इम्पैक्ट आता था। सो दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि चौधरी निसार इज डेड अगेंस्ट मलिक रियाज। पूरे के पूरे गांव एग्जैक्टली। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन था। खैर अब चौधरी निसार साहब तो मेरे ख्याल से पास्ट हो चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल निसार साहब को क्या हो चुका है? आएंगे आप तो मतलब तो पास्ट हो चुके हैं। पास्ट हो चौधरी निसार साहब तो माजी बन चुके हैं। अब उन्होंने एक MP है, बस दैट्स इट। उसके अलावा ना उनको नून लीग में कोई इनकी जगह है ना कुछ। खैर ये एक और तरफ जाएगी। इसके अलावा एक अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं जनाब। चले आप नून लीग के लिए आपके दिल में एक सॉफ्ट गोशा है, लेकिन चले हम आगे चलते हैं। हम उस सॉफ्ट गोशे का जिक्र मैं यहाँ पे नहीं करना चाहूंगा। आजकल मुझे वैसे उनसे बड़ी नफरत हुई भी है। तो आगे चलते हैं जनाब। अच्छा सॉरी ना, अब इसको आगे लेकर चलते हैं। अच्छा, लंदन ओंटारियो में एक बड़ा अफसोसनाक वाकया हुआ। एक फैमिली, यूं कह लें 3 जनरेशंस ऑफ दैट फैमिली, उसको एक शख्स ने अपनी नफरत की आग में और मजहबी इंतहा पसंदी की आग में जलते हुए उसने उन लोगों को ट्रक तले, या जो हम जिसको यहाँ पे पाकिस्तान में डबल कैबिन कहते हैं, उसके अंडर रोंद दिया उसने। अब उनमें से एक बच्चा जो वो बच गया है। मेरा ख्याल से गाड़ी को रोंदा उन्होंने या पैदल? नहीं, लोगों को। वो पैदल वॉक के लिए जा रहे थे, डबल कैबिन ने उन पैदल चलने वालों को रोंद दिया। तो ये वाकया बड़ा अफसोसनाक है। पूरा जो कह लें कि कैनेडियन गवर्नमेंट, कैनेडियन पॉलिटिकल पार्टीज, हर किसी ने इसकी मुजम्मत की है। और दुनिया में अगर हम देखें तो ये वाकयात बढ़ते जा रहे हैं। और आप लोगों ने भी सुना होगा, मैं देख रहा था कुछ पाकिस्तानी व्लॉगर्स जो हैं वो इसके ऊपर बड़ी बात कर रहे थे। हमारे शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि जस्टिन ट्रूडो जो हमारे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं इस वक्त, उनको वैसा ही बिहेव करना चाहिए जैसा नॉर्वे की प्राइम मिनिस्टर ने बिहेव किया था, और बड़ा वो अपनी तरफ से ओखे हो रहे थे। खैर मेरा जहां तक ख्याल है कि शाह महमूद कुरैशी या इमरान खान को कैनेडियन गवर्नमेंट के अफेयर्स में इंटरफेयर करने के बजाय थोड़ा सा अपने मुल्क में भी देख लेना चाहिए। यहाँ पे जिस वक्त ये इंसिडेंट हुआ तो उसके फ्यूनरल में प्राइम मिनिस्टर, ऑपोजिशन लीडर्स, तमाम कोलिशन पार्टीज, सारे लोग गए। पूरे कनाडा के तमाम मेजर शहरों में जो है कैंडल लाइट विजिल हुई, जो यहाँ का एक तरीकाकार है। उसके अंदर लोगों ने उसको किया, मुजम्मत की। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहाँ पे ऐसे बुरे लोग नहीं हैं। यहाँ पे आज भी ऐसे बुरे लोग हैं। आप कई ऐसे शहर हैं, कई ऐसी जगह हैं दुनिया के तमाम वेस्टर्न ममालिक में, कनाडा निस्बतन एक बेहतर मुल्क है, और बहुत से ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे रेसिज्म कहीं ज्यादा है या इस्लामोफोबिया कहीं ज्यादा है। इस सूरत हाल में मसला यहाँ पे ये आ रहा है कि मुसलमान जो हैं वो रो तो बहुत रहे हैं इसके ऊपर, लेकिन असल में उनको ये तो रोना है कि यार ये मुसलमान मर गए। लेकिन अगर यही, मेरा यहाँ पे सवाल आप लोगों से है, यही अगर फॉर एग्जाम्पल कोई नॉन मुस्लिम या कोई ऐसा जो है मजहब या फिरका जो है वो मरता है जिससे मुसलमान शदीद नफरत करते हैं, तो उस पर मुसलमानों का क्या रद्द-ए-अमल होगा? तो ये यहाँ पे मेरा सवाल आप लोगों से।
जो कि एक मीटिंग थी पीएम के साथ, आई डोंट नो उसका किस सेक्टर की मीटिंग हो रही थी, जिसमें कोई नॉन मुस्लिम ने एक बात बोली थी कि हाँ आप हमें जो है हमारी मैस माइग्रेशन करवा दें, क्योंकि हमारे साथ अब अच्छा सलूक हो रहा है पाकिस्तान, और हम वहाँ पे ऑर्डिनरी जॉब करने को तैयार हैं, हम वहाँ पे सड़कों पे पोछे मारने को भी तैयार हैं, बट एटलीस्ट हमारी जो है वो एक वो जो इस्लामोफोबिया, वही वाली आपकी जो बात है, इस्लामोफोबिया नहीं सॉरी, जो कि एक रिलीजियस हमारे पास जो माइनॉरिटीज हैं हम उनकी बात कर रहे हैं कि माइनॉरिटीज जो हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम मौजूद है पाकिस्तान के अंदर भी। तो ये दुनिया में कहीं भी, इट्स नॉट ओनली अबाउट इस्लामोफोबिया, इट्स अबाउट आई थिंक ह्यूमैनोफोबिया। कि लोग जो हैं वो मैं ये बात ह्यूमैनोफोबिया इसको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लोग जो है इनको ये चीज समझनी चाहिए कि इंसान की जान जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, बजाय इसके कि हम इस चीज पर फोकस करें कि लोग जो हैं उनको यानी मैं उस दिन एक देख रहा था, मैं अगर स्क्रीनशॉट मिलता है आई विल शेयर इट विद यू गाइस, कि उसके अंदर किसी ने लिखा हुआ था कि ये जो खुदा न खास्ते जो फैमिली जो है जिसकी डेथ हुई है ये अहमदी हैं, ठीक है? नहीं एग्जैक्टली नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, नहीं है, ये बिल्कुल भी अहमदी नहीं है। हाँ, ये चीज हमने बाद में मैंने कंफर्म भी की थी, दे आर नॉट अहमदी एट ऑल। लेकिन किसी ने ये अफवाह उड़ाई कि जी, ये अफवाह उड़ाई, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, किसी ने ये अफवाह उड़ाई कि ये फैमिली जो है वो अहमदी है, और उसके बाद जो लोगों का कुछ का बिहेवियर था वो कुछ इस तरह से था। जी, तो आप ये देखें कि लोग नीचे कमेंट्स कर रहे हैं, अगर अहमदी थे तो बिल्कुल सही हुआ, सब के सब जहन्नुम वासिल हो गया, कादियानी मुर्तद। यानी मेरा मकसद बात करने का जनाब अली ये है कि एग्जैक्टली दैट्स द मेन पॉइंट। हमें अफसोस, हम इस्लामोफोबिया को तब रोएं जब हम बाकी मजाहिब के बारे में, बाकी स्कूल ऑफ थॉट्स के बारे में अच्छा सोचें। हम जब बाकियों के बारे में अच्छा नहीं सोच रहे तो हम इस्लामोफोबिया जो है उसके बारे में हमें रोने की जरूरत नहीं है। अब मैं कतई तौर पर यह नहीं कह रहा कि इस्लामोफोबिया नहीं है। मैंने कल एक वीडियो देखी, उसके अंदर हिजाब में एक खातून अपने बच्चों के साथ जा रही थी और पीछे से वो बंदा अपनी खिड़की में खड़ा होकर, आई थिंक कनाडा की कहीं की वीडियो है, खिड़की में खड़ा होके बोल रहा था कि वो बंदे का नाम लेके जिसने वो ट्रक है, उसका ट्रक कहाँ पे है, उसको कहो कि आके इनको रोन दे, ये क्या कनाडा के अंदर इस तरह घूम रहे हैं। तो ये सोच मौजूद है, ये नफरत मौजूद है गोरों के अंदर भी। गोरे कोई आसमान से उतरी हुई कौम नहीं है, ये आज मुहज़्ज़ब हुए हैं। आज से 30 साल पहले आप जाके देखें तो इन्होंने जो यहाँ की नेटिव कौमों के साथ हरकतें की हुई हैं, वो रहे नाम अल्लाह का, उसके बारे में आप छोड़ ही दें, वो जो इन्होंने, वो भी एक अलग टॉपिक है। बल्कि हमने लास्ट जो पॉडकास्ट मेरे जो दूसरे पार्टनर है अली डार साहब, उनके साथ मैंने की है, वो इसी के ऊपर की थी कि इनका क्या सलूक रहा है नेटिव्स के साथ। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहेंगे? आप लोगों की इसके बारे में क्या राय है? मुआज। बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं। देखें बात यही है कि हम लोग, वो छोटी सी एक बात है ना कि दिखावा जो है ना वो सबसे ज्यादा, यानी अपने किरदार को जो रियाकारी में शामिल हो जाता है। ठीक है, हम लोग आजकल कोई भी नेक बनने की कोशिश ही नहीं कर रहा। सिर्फ बात ये, कल मैंने परसों एक पोस्ट लगा दी कि जो है काफरों की पिछले 100 साल में क्या इन्वेंशन है, इंटरनेट और मोबाइल और ये, और हमारी इन्वेंशन क्या थी कि जी अहमदी काफिर, सुन्नी काफिर, शिया काफिर, वहाबी काफिर। तो बजाय इसके कि कोई लोग यानी उसमें पॉजिटिव कमेंट देते हैं, अक्सर लोगों ने मुझे इनबॉक्स किया कि जनाब अहमदी तो काफिर ही है। और मैंने कहा यार चलो ठीक है, मान लिया अहमदी काफिर हैं, बट हमें किसने ये दर्जा दे दिया कि यार हम करें? ठीक है, मौलवी साहबान ने एक फतवा निकाल दिया है, सब कुछ ठीक है, बट द थिंग बात जहाँ हो रही है इन्वेंशन की। ठीक है, एक हमारे पास टोटल वो था, नोबेल प्राइज याफ्ता इंसान था अब्दुल सलाम। ठीक है, उसको भी इन्होंने कह कि यार कि वो वहाबी है, वो सॉरी अहमदी है। उसने कहा ठीक है जी, मैं अहमदी हूँ, मैं तो मुल्क के लिए काम कर रहा हूँ, मेरा मजहब क्या है, ये जो भी हूँ, मैं अपनी कब्र में जाना है। वो चला गया, वो भी नॉर्वे में, वहां जाके उसने अपनी रिसर्च लैब बना ली और वहां पे काम कर रहा है। मुझे जब तक देखें वो है ये गांधी साहब है, मैं उनको कभी कभी सुन लेता होता हूँ, उनकी कुछ चीजें जो मुझे भी खिलाफ है, बहुत ज्यादा वो लिबरल हो जाते हैं कभी, लेकिन वो कुछ बातें बिल्कुल ठीक करते हैं कि लाइक हमारी जो मसाजिद है वो हमें मसाजिद को गवर्नमेंट के अंडर देनी होगी। अदरवाइज कोई सुन्नी की मस्जिद है, कोई शिया की मस्जिद है, कोई वहाबी की मस्जिद है, कोई मुसलमान की मस्जिद नहीं है। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो एक हदीस मैंने भी पढ़ी थी और वो ऑथेंटिक हदीस थी, अल्लाह ताला अपनी बेशी माफ फरमाए,
कि क़यामत के दिन जो भी मस्जिद किसी फिरके के नाम पे बनी होगी उसमें नमाजें वगैरह आपकी पढ़ना बिल्कुल जायज नहीं होगी। जो भी किसी फिरके की बेस पे आपने मस्जिद बनाई होगी, यानी कि एक खास अकीदे को लेके, वहां की इबादत बिल्कुल जायज नहीं होगी। तो आजकल आप लाहौर में देखें या इस्लामाबाद, कराची, कहीं पे भी देख लें, आपको कौन सी बड़ा बड़ा लिखा नजर आएगा जनाब, देवबंद और ये और। तो हम क्या कर रहे हैं, मुझे तो ये बातें समझ कभी, और मैं जब कभी लोगों से डिस्कस करता हूँ तो वो कहते हैं कि यार तू बहुत ज्यादा लिबरल हो गया है, तुझे तो इस्लाम का पता ही नहीं है। मैं कहा यार मुझे इतना जरूर पता है कि कब्र अपनी में सबने जाना है, दूसरों पे उंगली उठाने से पहले अपना आप ठीक कर लो। वो हमने ठीक नहीं करना, बात ही सारी मुर्तद हो गया तुम, मुर्तद, ये नहीं कहा किसी ने। मुर्तद इतने हो गए। तो आज ही मैं, बल्कि मैं कल इत्तेफाक से गया हुआ था उधर, मुझे एक दिन की रिलीविंग ड्यूटी लगी थी मुझे रायवेंसिटी ब्रांच में। तो हमारे पास एक लेडीज है, वो वहां से आई है बेचारी, उनका कोई कैंडल हुआ या व्हाट्सएवर, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप लोगों के राज रखो, मैं आपके राज रखूंगा, ठीक है। और वहां की जो ब्रांच का यानी स्टाफ था, वो इतने के गलत अल्फाज में मुझे इस लेडी की डिस्क्रिप्शन बता रहे थे कि माज ऐसे हो गया, माज वैसे हो गया। मैंने कहा यार द थिंग इज दैट, यहाँ आप उस लेडी की नहीं बुराई कर रहे हो, यहाँ आप अपनी औकात बता रहे हो बेसिकली कि हु यू आर, ठीक है। मैंने कहा इन सब बातों में से किसी एक बात का प्रूफ नहीं है। एक गॉसिप्स बनी, वो गॉसिप्स जो है ना वो चलती चलती एक न्यूज बन गई, ठीक है। और वो न्यूज का चूंकि फायदा कुछ लोगों को हो रहा था, तो सबने उसका फायदा उठाया। मैंने कहा मेरे पास वो 3 माह से लेडी काम कर रही है, मैं उतनी ही स्पेस उसको देता हूँ जितनी जरूरत होती है, ठीक है, और उतनी ही स्पेस उसके करीब करता हूँ जितनी मुझे तो बात से आप वाली बिल्कुल ठीक है कि ना तो गोरे इतने ठीक है ना हम लोग ठीक है, लेकिन सबसे पहली चीज यही है कि हमारी प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ आ गई है, हमने दूसरे मजाहिब को कहना ही गलत शुरू कर दिया कि यार ये तो है ही जहन्नमी, बस इनका कोई लेना देना नहीं है। पिछले दिनों बैरियन का एक लोकल ग्रुप था, उसमें मैं ऐड था, तो उसके अंदर बड़ा एहतजाज हो रहा फ्रांस के खिलाफ और ये वो। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार ये जिस इंटरनेट को यूज कर रहे हो ना तुम लोग, और ये व्हाट्सएप पे गालियां दे रहे हो मुसलसल, ये उसी गोरे ने बनाया हुआ है, ठीक है। अगर इतनी तुम्हारे अंदर थोड़ी सी गैरत है तो यार आप कहो कि यार नहीं मैं तो ये इंटरनेट नहीं इस्तेमाल कर रहा, ठीक है। तो फ्रांस से पाकिस्तान की जो डील है, या यूरोपियन नेशनल इस टाइम तकरीबन पाकिस्तानी 5 मिलियन और अबव सिर्फ यूरोप में है, ठीक है। मैंने कहा बुला लो यार सबको वापस यहाँ पाकिस्तान में रहें, जिंदगी अच्छी खुशी गुजारें। जब बाहर से पैसे आते हैं बड़ा खुशी होकर बताते हैं यार बड़ा पूरा आभार होता है, उस टाइम तो हम ये वाली साइकिल से बाहर नहीं निकलते। तो द थिंग इज दैट हमें अपने आप को लर्न करना चाहिए। जो इस्लामोफोबिया ठीक है, होना चाहिए कि यार आप दीन में बड़ी सख्तियां भी हैं, लेकिन दीन में जितनी नरमियां हमें तो वो पता ही नहीं है, हमें वो आइडिया ही नहीं। हम कहते हैं नहीं सख्ती। मैं आज मैडम मुझे कह रही थी कि जी मतलब मैं नमाज लेट पढ़ी, तो मुझे कहती है ये टाइम नहीं था। मैंने कहा मैडम अगर नमाजें कबूल होने की बात है नहीं, तो ये जो मैंने पैंट शर्ट पहनी है ना, इसमें तो नमाज कबूल ही नहीं होती है, सतर नहीं ढका हुआ, अल्लाह ताला ने वो भी तो कबूल करनी है ना। यार अल्लाह से रहमत की उम्मीद करनी चाहिए, बस दूसरों को क्रिटिसाइज और अकाउंटेबल। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अल्लाह ताला अच्छा अब हम थोड़ा सा अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। और मरियम मैं आपकी इसके ऊपर एक्सपर्टीज चाहूंगा, लेकिन मुझे ये बताएं आप दोनों ने मैट्रिक और एफएससी तो किया हुआ है? नहीं मैंने मास्टर्स तक किया हुआ है। नहीं वो तो किया ही किया है ना यार, वो किया था। हाँ वो किया था, बेसिक किया था। मैट्रिक मैंने और मरियम ने तो एक साथ ही किया था। अच्छा वो तो इसलिए मुझे पता है, मैट्रिक का तो मुझे कंफर्म है, बाकी का मुझे नहीं पता। अच्छा फिर भी मैंने किया था, एफएससी भी की थी। अच्छा तो आप लोगों को एग्जाम्स कैसे लगते थे? मेरा ये था, मैं बहुत स्ट्रेस रहती थी, बट मुझे ये था कि मैंने जो एम रखा हुआ है वो फुलफिल हो जाए। और आई एंजॉयड स्टडिंग, लेकिन बहुत ज्यादा वो एक कॉम्पिटिटिव वाला एनवायरनमेंट रहा है हमेशा, बट मैंने कभी उसको अपने ऊपर सवार नहीं किया। अच्छा चंद दिन पहले, बल्कि एक अरसा पहले अताउल्लाह ईसा खिलवी साहब जो हैं, उन्होंने मैट्रिक और एफएससी के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी दिल की आवाज जो है वो कैसे बयान की, मैं आपको वो सुनाता हूँ, फिर हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। क्या हुआ? क्यों पूछते हैं, अरे जो बताने के काबिल नहीं है, वो बात क्यों पूछते हैं, जो
जी जनाब। मौज साहब, पिछले दिनों मैट्रिक एफएससी की जो तैयारी हो रही थी पेपर्स की, पेपर्स के बारे में बात हो रही थी। शफकत महमूद साहब और हमारे जो सूबाई बुज़राए तालीम है उनके बारे में उनकी आ रहे थे कि इनसे पेपर्स लेने ही लेने हैं, जेड़ा मर्जी हो रहा है। तो बड़े एहतजाज हो रहे थे, बड़ा कुछ हो रहा था। और मैं ये देख रहा था कि इंडिया और पाकिस्तान जो है, इन दोनों ने मिलके इन दोनों के अंदर सेम प्रॉब्लम था, और यूं कह लें कि सही ट्रेंड चल रहा था। ये बड़ी मजेदार एक और मीम थी, वी विल सरप्राइज यू, ये मुझे मजे की लगी थी। तो हर 15 डेज के बाद सरप्राइज कर रहे हैं। हाँ, हर 15। अच्छा, तो इसके अंदर अब सिलसिला ये था कि उन्होंने कहा, ये मैं देख रहा था कि दोनों तरफ में एक जैसी कैंपेन चल रही थी, कैंसिल बोर्ड एग्जाम्स, ये हैशटैग चल रहा था। और जब आप इस पे क्लिक करें तो इट्स नॉट द ओनली केस। द वियर्ड थिंग इज उन्होंने कुछ कॉम्बिनेशन बनाया है कि अगर आप कंपलसरी और कोर का, कि मतलब मेन सब्जेक्ट जो कंपलसरी सब्जेक्ट और नॉन कंपलसरी का, कि अगर आप मैथ्स में फेल होते हैं तो ऑटोमेटिकली इस्लामियात में फेल हो जाएंगे, अगर इस्लामियात में फेल होंगे तो ऑटोमेटिकली मैथ्स में फेल हो जाएंगे। टोटल आपने 4 देने हैं, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और मतलब फिर उसका कुछ इस तरह का है कॉम्बिनेशन। मुझे उस लेवल का भी पता नहीं है कि क्या, लेकिन मैंने सुना है कि अगर आप एक में फेल है तो आप दूसरे में फेल। तो ये तो इट्स लाइक वेरी अनजस्ट। अब डोंट नो हाउ इट विल। अब अच्छा मरियम, आप भी एक टीचर हैं, ठीक है, मतलब मैं अगर इस ब्रॉडर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं एहतजाज, इनके टीचर्स को पकड़ना चाहिए कि पिछले 1.5 साल से वो क्या पढ़ा रहे हैं। देखिए, कोई भी नई चीज है ना, आज फेसबुक की नई एप्लीकेशन आती है, हमें 10 दिन लग जाएंगे मैक्सिमम, हम उससे अंडरस्टैंड हो जाते हैं, ठीक है, हमें यूज करना आ जाते हैं, ठीक है। मतलब आज की माएँ भी जो है ना, वो यूट्यूब पे ड्रामे भी देख रही हैं, सब कुछ चला रही हैं, वीडियोस अपलोड कर रही हैं, ठीक है। और उसी तरीके से कोई भी नई चीज है उसको समझना इतना इस जमाने में था, ठीक है। तो उस हवाले से अगर मैं देखा जाए तो ये टीचर्स क्या करने, मतलब पिछले 1.5 सालों में जूम के आड़ में जी आज तक जूम की समझ नहीं आ रही, व्हाट्सएप की समझ नहीं आ रही। सबसे पहले तो उन टीचर्स को पकड़े, भाई तुमने क्या कराया कि टीचर स्टूडेंट्स किस लेवल पे आए पड़े हैं कि वो पेपर्स नहीं देना चाह रहे। मैं तो शौक होती हूँ कि मुझे फिर सबसे मेन चीज ये कि मुझे सारा समझ कुछ नहीं हमने आती कि हम गवर्नमेंट पे लोग डाल वाकई दिया क्या पढ़ा रहे हैं। है, शफकत महमूद पे डाल दिया है। स्कूलों में क्या कर रहे हैं, हम स्कूलों में क्या कर रहे हैं जब बच्चों को शाम को ट्यूशन पढ़नी पड़ती है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या फायदा है बोलने। अब मतलब आप जितने मर्जी डेडिकेटेड हैं, अगर 2 लोग डेडिकेटेड हैं और 2 का सब्जेक्ट डिफिकल्ट है तो हम क्या दे रहे हैं। मैं खुद इस बात पे बहुत क्वेश्चनेबल होती हूँ। और तो और जो बच्चे मतलब जिस तरह होते हैं, जिस तरह आपको अक्सर कुछ ना कुछ बेच रहे होते हैं रोड्स पे। वो मुझे मिला एक बच्चा तो कहता है कि मैंने ट्यूशन की फीस देनी है। मैंने कहा स्कूल नहीं जाते हो? कहते नहीं, वो जाता हूँ लेकिन फिर समझ नहीं आती तो फिर ट्यूशन के पैसे भी चाहिए होते हैं। तो मतलब मैंने तो फौरन बोला, मैंने कहा फिर स्कूल छोड़ दो, ऐसा करो ट्यूशन ही पढ़ो। तो ये तो मतलब हम इट्स लोगों नॉट ने फेयर। सारा में ट्यूशन पढ़ क्लास 5 का बच्चा ट्यूशन पढ़ रहा है। 5 है क्या, मतलब इतने क्या मुश्किल है कि माँ बाप नहीं पढ़ा पा रहे तो ठीक है, तो टीचर का काम है कि वो उसको गाइड करे। तो ये वाकई आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मतलब बीइंग अ टीचर मैं खुद इस चीज को अच्छा नहीं समझ रही कि आप जो है इतने से बच्चे को ट्यूशन पे लगा रहे हैं और आप उसको सही तरह गाइड नहीं कर रहे। और जहां तक जूम की बात है, जूम की बात है कि आपको पता है कि हर किसी के पास गैजेट्स नहीं होते, स्पेशली गवर्नमेंट सेक्टर में। मैम किसके पास नहीं होते, मैं ये बात से इख्तलाफ करूंगा। मैं कहता हूँ कि मैं भी एक रूरल एरिया में ही रहता हूँ, समझ लें लोअर मिडिल सोसाइटी जो है ना उसमें रहता हूँ, ठीक है, जहाँ के 20% लोग होंगे जो मेरे जैसे होंगे, जो जरा अच्छे खाते पीते हैं। बाकी वही लोग हैं जो यानी लोअर मिडिल क्लास जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है। तो मैंने नहीं देखा कि किसी बंदे के घर में एक स्मार्टफोन ना हो, ठीक है। प्लस कंप्यूटर्स की मैं बात कर सकता हूँ, कंप्यूटर्स हो या ना हो, लेकिन जूम इज अवेलेबल। और प्लस जो मेरा क्वेश्चन सिर्फ टीचर से आज के दिन में ये है ना, वो यही है कि यार पिछले 1.5 सालों में अगर गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस ने क्या कोई अल्टरनेट निकाला। जैसे ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी ने, मैंने सुना था, उन्होंने कहा था कि आप सिलेक्टिव एग्जाम्स दे लें, यानी सिलेक्टिव कोर्सेज करें उस हिसाब से, ताकि मार्केट में जॉब्स क्रिएट की जाए। जैसे आईटी रिलेटेड डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, तो उन्होंने कहा पूरी डिग्री नहीं कोई कर पा रहा इस टाइम, या इतना पॉसिबिलिटी नहीं है कि पूरी डिग्री करें। तो उस दौरान में ये है कि जो जो सब्जेक्ट वाइज है ना, यानी मार्केट में अगर पाइथन की जरूरत है
या डाटा एनालिसिस की जरूरत है, तो सिर्फ वो सब्जेक्ट पढ़ाएं और उस हिसाब से मार्केट में जॉब्स क्रिएट हैं ऑलरेडी, ठीक है, वो कर लें। तो मेरा क्वेश्चन ये, पाकिस्तान या इंडिया में अभी तक कोई ऐसा प्लान नहीं बना कि शॉर्ट आंसर्स की तरफ हम आ जाएं, कोई क्रिएटिव वीडियोस के तौर पे आ जाएं। हाँ ठीक है, मतलब इस तरह का कोई मॉड्यूल आ जाना चाहिए। कोई किसी एक बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं लाहौर में, पाकिस्तान में, इवन दैट किसी एक की तरफ से कोई सोल्यूशन नहीं है। और जो स्टूडेंट्स के बैकग्राउंड पे मुझे लगता है ये ऑर्गेनाइजेशन ही, इनको पैसे मिल रहे हैं, ठीक है, खर्चे इनके कम हुए हैं और ये कह रहे हैं ऐसा ही जरा 1 साल और गुजर जाए, ठीक है यार, जरा कुछ थोड़े से पिछले पैसे तो पूरे हो जाएं। एक्चुअली अगर सही मॉनिटरिंग हो तो इट्स नॉट द केस। अगर कोई ना देखे तो मेरे ख्याल से बड़े बड़े अच्छे लोग भी रिलैक्स हो जाते हैं, इंक्लूडिंग मी। मुझे कोई नहीं देखेगा तो मैं भी शायद रिलैक्स हो जाऊं। पर अगर एक्चुअली देखो, एक और भी बात है कि मरियम, मैं और आपने बहुत दफा इस बारे में डिस्कस किया है कि हमारे यहाँ एजुकेशन जो है ना, बल्कि दुनिया में कहीं भी एजुकेशन एक होता है तालीम तरबियत का निज़ाम। यानी अगर आपने कोई तालीम हासिल की है तो आप दूसरे को उसकी तरबियत देते हैं या उसको वो चीज सिखाते हैं। अनफॉर्चुनेटली एक तो हमारे यहाँ टीचर्स वो लोग बनते हैं जो कि दुनिया में और कुछ नहीं कर सकते ना बेचारे, वो टीचर बन जाते हैं। जिस बेचारे को है सही सर नहीं, लेकिन शौक से कोई नहीं बन रहा, शौक से कोई नहीं बनता। दूसरी चीज ये है कि हम I'll disagree, कुछ लोग होते हैं जिनको शौक होता है बट वो ये नहीं होता एज अ प्रोफेशन, बस ऐसे ही होता है कि मैं अक्सरियत की बात मैं अक्सरियत की बात कर रहा हूं। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि आपकी जितने भी इस तरह के जो स्कूल्स बने हुए हैं प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिकली, अगर आप उनको देखें तो उनका कारोबार चल रहा है। दे आर सेइंग एजुकेशन इंडस्ट्री, वो इसको एजुकेशन इंडस्ट्री के तौर पे चला रहे हैं। जबकि दुनिया में जितने भी ममालिक जहाँ पे एजुकेशन आम होती है ना, वहां पे 2 चीजें होती हैं ऐसी जिसको आप प्राइवेटाइज नहीं करते, या कम से कम आपकी 5-6% ओवरऑल सेक्टर एडवर्टाइज होता है, बाकी सारे का सारा पब्लिक ओन्ड होता है। एक उसमें से होती है एजुकेशन और दूसरा होता है हेल्थ। क्यों? क्योंकि हेल्थ और एजुकेशन ये 2 ऐसी चीजें हैं जिसके अंदर अगर आप प्राइवेट करेंगे तो अगला पैसा कमाएगा और दबा के कमाएगा। और यही प्रॉब्लम हमारे इन मुल्कों में भी है कि जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो उनके हाथ में आपने एजुकेशन दे दी है, आपके जितने बड़े बड़े स्कूल्स हैं वो आपसे, यानी उसकी फीस अफोर्ड करना मेरा ख्याल से एक आम इंसान के बस की तो बात ही नहीं है। एक आम छोटे से स्कूल में भी आई थिंक इस वक्त 5-6 हजार रुपया फीस तो कहीं नहीं गई, जो छोटा स्कूल है। 5-6 हजार वाला कौन सा जमाना। हाँ, मतलब ये रह गया। मतलब मेरा बेटा एक नॉर्मल से भी यानी अमेरिकन लाइफ स्टफ में पढ़ रहा है, मैं नाम ले लेता हूँ, तो आई एम गिविंग देम 8500 रुपीज, ठीक है। हाँ, ये एग्जैक्टली पर मंथ इट्स नॉट मंथली, ये 3-3 महीने की इंस्टॉलमेंट्स लेते हैं, तो आप जो है 8000 भी नहीं देते, फिर आप महीनों की, मतलब 3 महीने की फीस जाती है। मैंने मंथली करवाया था उनको कि भाई मैं नहीं दे सकता 3 माह की इकट्ठी, मैं बैंकर हूँ, मैं आपको मंथली दे दिया करूंगा। हाँ, अच्छा, लेकिन यूजुअली जो है मेरे नॉलेज में लोग 3-3 महीने की देते हैं। देखो, मकसद बात करने का ये है कि हमारे यहाँ डिफरेंट स्कूल सिस्टम्स आ रहे हैं। हमें उन स्कूल सिस्टम्स की जरूरत नहीं है, हमें पाकिस्तानी स्कूल सिस्टम्स की जरूरत है। ना तो हमें ब्रिटिश स्कूल सिस्टम की जरूरत है, ना हमें अमेरिकन स्कूल सिस्टम की जरूरत है। हमारे अपने मुल्क के अपने मसाइल हैं, हमें उसके मुताबिक एजुकेशन सिस्टम भी क्रिएट करना है, हेल्थ सिस्टम भी क्रिएट करना है। और मेरा ख्याल से गवर्नमेंट को इन चीज़ों को प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जाने के बजाय आहिस्ता आहिस्ता इनको पब्लिक सेक्टर में लाना चाहिए। पब्लिक सेक्टर के स्कूल्स इतने ज़्यादा अच्छे हों कि वो प्राइवेट सेक्टर की तरफ मत जाएं, कि लोग जाएं ही ना। और उसके लिए किसी ने एक दफ़ा, ये अक्सर लोग बात तो करते हैं कि MNAs और MPs के बच्चे जो है ना वो सारे लाजमी कर दें कि वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ेंगे, और आपके जितने ब्यूरोक्रेसी है, जितने सरकारी मुलाजिम, इसी बहाने क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी जब उन्हें पता होगा कि बिल्कुल जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने सरकारी अफसरान हैं, उनके लिए लाजमी कर दें, 100% लाजमी कर दें कि उनके बच्चे यहाँ पे पढ़ेंगे। जब वो बच्चे वहां पे पढ़ेंगे तो उनकी क्वालिटी भी इंप्रूव होगी, सारा कुछ होगा। और अगेन तमाम लोगों के लिए लाजमी कर दें कि उनका इलाज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होगा। जब किसी जो है आपके MNA MPA को सरकारी अस्पताल में इलाज करवाना पड़ेगा तो उसकी क्वालिटी भी अच्छी करेगा।
तो एनीवेज ये इस पैगाम के साथ कि हम अपने एजुकेशन सिस्टम को बेहतर हो, थोड़ा सा लाइटर नोट पे लेकर गए थे हम इसको, हम अपने प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लेकर चलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, आबाद रहिए। अगले वीक आपसे दोबारा मुलाकात होगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स में हमें जरूर बताइए कि आपको हमारी बातें या डिस्कशन कैसी लगी। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। खुदा हाफिज।